नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज कश्मीर में निर्दोष नागरिकों की टारगेट किलिंग का विश्लेषण करेंगे। 5 दिन 7 मर्डर और चारों तरफ अशांति। आतंकियों ने सरेआम कश्मीरियत का कत्लेआम करने का प्लान बनाया है। आज श्रीनगर के स्कूल में घुसकर आतंकियों ने जिस तरह हत्याएं की, उसे देश बेचैन। यह हमला कश्मीर के धार्मिक सौहार्द पर भी है। पाकिस्तान से प्रायोजित इस आतंकी साजिश से आपको खबरदार रहना होगा। राजनीति के खिलाड़ियों को लखीमपुर की तरफ जाने वाला हर रास्ता सियासत का एक्सप्रेस वे लग रहा है। समर्थकों के काफिले के साथ आना जाना, फिक्र जताना, माहौल बनाना। कैमरे की नजर से देखेंगे तो चारों तरफ लखीमपुर लाइव जलता दिखाई देगा। इसी माहौल में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को अब तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट कल तक सौंपने का आदेश दिया है और पूछा है कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, क्या वो गिरफ्तार हुए। आज गोल चक्कर पर गोल गोल घूमती लखीमपुर हिंसा की जांच का विश्लेषण करेंगे। मलेरिया के पहले टीके को WHO ने मंजूरी दे दी है। इस टीके का विश्वव्यापी महत्व कोविड के टीके से कम नहीं है। 2019 में दुनिया में 4,09,000 लोगों की मौत मलेरिया से हुई थी। अनुमान है कि हर मिनट में एक बच्चे की मौत मलेरिया की वजह से होती है। भारत में भी हर साल मलेरिया से कम 3 लाख केस आते हैं। ऐसे में भारत के लिए यह बड़ी और जरूरी खबर है। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश से पीएम केयर्स फंड से लगाए गए 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन किया। इनकी शुरुआत के बाद देश के सभी जिलों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स चालू हो गए। और आज संवैधानिक पदों पर रहकर जिम्मेदारी निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 साल पूरे हो गए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ पहली बार ली थी। 4 बार गुजरात के सीएम और पिछले 2 टर्म से प्रधानमंत्री रहते हुए वो अब तक अजेय रहे हैं। साथ ही फेसबुक की पूर्व डेटा वैज्ञानिक फ्रांसिस होगन ने अमेरिकी सेनेट में 3.5 घंटे तक चली अपनी गवाही में कहा है कि फेसबुक बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, लोकतंत्र और समाज के लिए बड़ा खतरा है। फेसबुक बच्चों को जानबूझकर अपने ऐप्स की लत लगाने की कोशिश में रहता है। 14 साल के आसपास के बच्चों पर इसका असर सिगरेट जैसा होता है। फेसबुक के इरादों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। मार्क जुकरबर्ग ने इन आरोपों को गलत बताया। लेकिन शुरुआत हम कश्मीर से करते हैं कि नए कश्मीर में अमन, चैन और आपसी भाईचारा आतंकवादियों को रास नहीं आ रहा, जिसे बिगाड़ने के लिए आतंकवादियों ने अब वहां पर टारगेट किलिंग शुरू कर दी है। मंगलवार को श्रीनगर में कश्मीरी पंडित एमएल बिंद्रू समेत 3 निर्दोष नागरिकों की जान लेने के बाद आज श्रीनगर में आतंकवादियों ने एक स्कूल में खूनी खेल को अंजाम दिया। आतंकवादियों ने दिन दहाड़े स्कूल में घुसकर स्कूल के 2 टीचर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। अकेले श्रीनगर में ही 48 घंटे के अंदर आतंकवादियों ने 5 लोगों की जान ली है, जिनमें से 4 हिंदू और सिख थे। सुरक्षा एजेंसियां भी मानती हैं कि यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि श्रीनगर में आतंकवादी खासतौर पर वहां के अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं और सिखों को निशाना बना रहे हैं। यह कश्मीर में आम नागरिकों के खिलाफ आतंकवादियों की सोची समझी साजिश है। आज हम इस साजिश से देश को खबरदार कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आज कैसे श्रीनगर में शिक्षा के मंदिर को आतंकवादियों ने अपनी दरिंदगी से लहूलुहान कर दिया। आज एक बार फिर कश्मीर का सुकून आतंकवादियों की गोलियों ने छीन लिया। आज एक बार फिर कश्मीर में आतंकियों ने दरिंदगी को अंजाम दिया। आज एक बार फिर अनपढ़ जाहिल आतंकवादियों ने खूनी वारदात को अंजाम दिया। रोजाना हंसते मुस्कुराते बच्चों से गुलजार रहने वाले श्रीनगर के सरकारी स्कूल में आज हर चेहरे पर मौत का मातम है। इस स्कूल में आतंकवादियों ने दिन दहाड़े गोलीबारी कर 2 टीचर्स की जान ले ली।
हमारे टी ब्रेक थे, हम चाय पी रहे थे इस कमरे में, तो ये बाहर बैठे थे। हमने थोड़ा शोर सुना और फिर जब हमें फायर सुने तो मतलब हमें गन शॉट सुने तो हम मतलब शॉक हो गए कि हमने खिड़की से देखा तो यहाँ पे मतलब शोर सा थोड़ा यहाँ पर भी। फिर हम जब बाहर निकले फिर लोकल्स भी आए, लोकल्स जब यहाँ आए तो लोकल्स फिर हमने मतलब देखा कि हम मतलब बाहर भी नहीं निकल पाए उस टाइम। तो बाहर निकले तो वहाँ पे मैडम और दीपक सर टीचर एक हमारा वो गिरा हुआ था वहाँ पे। एकदम मैं इस वक्त शॉक में हूँ, मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। मतलब क्या मतलब ये हमारी प्रिंसिपल मैम थी, ये हमारी मतलब बड़ी बहन थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी, जिसकी एज तो 45 ईयर्स थी। इस घटना को अपनी आंखों से देखने वालों के चेहरे पर छाए खौफ से अंदाजा लगाइए कि आतंकियों ने कितनी बेरहमी से टीचर्स की हत्या की। जानकारी के मुताबिक 2 से 3 आतंकवादी अचानक स्कूल में दाखिल हुए। स्कूल में दाखिल होते ही आतंकवादियों ने स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर को नजदीक से गोली मारी और फिर एक और टीचर दीपक चंद को भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। जिस तरह आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उससे शक है कि ये टारगेटिंग किलिंग है। आतंकवादियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षकों को ही निशाना बनाने के लिए स्कूल पर अटैक किया था। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे, उस तरह के इरादे से जहां पर हो रहा है। जो जहां का लोकल अथॉस और वैल्यूज है उसको निशाना बना रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। स्कूल पर दिन दहाड़े आतंकी हमले से पूरे श्रीनगर में सन्नाटा पसर गया है और आतंकवादियों की गोलियों को शिकार हुए टीचर्स के परिवार की चीखें कलेजे को चीर रही हैं। ये 50% अपनी पे गरीबों, यतीमों, मिस्किनों, राह चलते हुए को भी उस पे ही खर्च करते थे। कभी भी उन्होंने शिकवाया कुछ नहीं। एक मुसलमान लड़की, एक यतीम लड़की थी, उसे इसने गोद लिया था और हमारे घर उसको कहा कि 15,000 रुपये पर महीना मैं दूंगी, इसको आप पाले क्योंकि ये मोमडन लड़की है। आतंकवादियों की गोली का शिकार हुई स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और दीपक चंद के परिवार वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आपकी दीपक से कब आखिरी बार बातचीत हुई? हाँ, सुबह 11 बजे बात हुई थी, बस थोड़ी सी बात हुई। उन्होंने व्रत रखा हुआ तो वो गाड़ी में बैठे थे, बस उसके बाद कोई बात नहीं की मैंने। थोड़ी सी बात हुई उनसे, बस वो स्कूल में ही बैठे थे गाड़ी में। बस पापा जी जल्दी आ जाओ, पापा आए। पृथ्वी ने उनको सियाकना, पापा पृथ्वी भी नहीं रह सकती, नहीं रह सकती तुमने बिना। आए रोज रात अपने पापा ही लोरी सुनाती फोन च। पापा जी आप सो जाओ। श्रीनगर में स्कूल पर आतंकी हमले के बाद रेड अलर्ट है। अकेले श्रीनगर में पिछले 3 दिन में 5 लोगों की जान दिन दहाड़े आतंकवादियों ने ली है और हर बार आतंकवादी भागने में कामयाब रहे हैं। जाहिर है सवाल तो सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी पर भी उठेंगे। कहीं न कहीं जो है सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। जिस अंदाज से लोगों की जान जा रही है और सॉफ्ट टारगेटिंग किलिंग्स में जो मिलिटेंट है, आतंकी संगठन है, वो कामयाब हो रहे हैं, उसने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं बढ़ा रही है। कार्यक्रम के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद आतंकवादी घटनाओं पर लगाम लगी थी, लेकिन अब एक बार फिर आतंकवादियों के हौसले बढ़ रहे हैं। ये घटनाएं इसकी पुष्टि करती हैं। आतंकवादी इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि वो चुन चुनकर हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बना रहे हैं। अकेले श्रीनगर में मंगलवार से अब तक 5 आम लोगों की जान आतंकवादियों ने ली है, वो भी दिन दहाड़े, जिनमें से 4 हिंदू और सिख थे। श्रीनगर के इकबाल चौक पर केमिस्ट शॉप चलाने वाले एमएल बिंद्रू की आतंकियों ने सरेआम हत्या कर दी। इसके बाद बिहार के रहने वाले वीरेंद्र पासवान, जो लाल बाजार इलाके में पानीपुरी बेचा करते थे,
आतंकियों ने उन्हें भी गोलियों से भून दिया। इससे पहले मंगलवार सुबह आतंकियों ने बांदीपुरा जिले के हाजिन इलाके में सुमो स्टैंड के प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी की हत्या कर दी थी और अब ईदगाह इलाके में स्कूल के अंदर घुसकर आतंकवादियों ने 2 टीचर्स सतेंद्र कौर और दीपक चंद की बेरहमी से हत्या कर दी। इन घटनाओं ने कश्मीर में एक बार फिर 1990 के दौर की यादें ताजा कर दी। लेकिन इन घटनाओं से सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि कश्मीर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं के पीछे आतंकवादियों का मुख्य मकसद क्या है। ऐसा लग रहा है मानो कश्मीर में आतंकवादियों ने हिंदू मुस्लिम एकता को टारगेट करने की हिट लिस्ट बनाई है। अभी मंगलवार को ही 3 लोगों की हत्या से श्रीनगर दहल उठा था और अब स्कूल में घुसकर आतंकवादियों ने 2 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के निर्मम हत्याकांड को अंजाम दे दिया। एक मूव जो चल रही है, ये मिलिटेंट, ये अपने कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट हुए थे 1990 में, उनको दोबारा बसाने की मुझे लगता है कि उसी के बल पर ये एक कोशिश की जा रही है कि इस मूव को फेल करने की, क्योंकि उनका जो विस्थापन हुआ था उसको वहां पर दोबारा स्थापित किया जा रहा है। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं से कोई इस मूव को अफेक्ट होगा ऐसा नहीं है। ये आतंकवादियों की बौखलाहट ही तो है जो वो निर्दोष नागरिकों का खून बहाकर निकाल रहे हैं। ये बौखलाहट भारतीय सेना की कार्रवाई की है जो लगातार ऑपरेशन चलाकर आतंकवादियों को मौत के घाट उतार रही है और बदले में आतंकवादी निर्दोष लोगों की जानें ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी इस साल 25 मासूम नागरिकों को मौत के घाट उतार चुके हैं। सबसे ज्यादा 10 हत्याएं आतंकियों ने श्रीनगर में की हैं। आतंकियों ने इस साल जिनकी हत्याएं की हैं उनमें 2 कश्मीरी पंडित और 1 सिख नागरिक शामिल हैं, जबकि आतंकवादियों ने 18 मुस्लिम नागरिकों की जान लेकर बता दिया है कि उनका निशाना कहां है। ये एक साजिश है कश्मीरी लोकल जो मुसलमान है उसको बदनाम करने के लिए। ये एक साजिश है जहां पर जो लोग अपना काम कारोबार करने के लिए, पेट भरने के लिए जहां पर बाहर से आते हैं उनको निशाना बनाने की। ये एक साजिश है ये दिखाने की कि कश्मीर में आपसी जो मेलजोल या आपस में जो लोगों का प्यार मोहब्बत जिसके साथ लोग रहते नहीं है। कश्मीर में 3 दिन के अंदर 5 नागरिकों की हत्या करके आतंकवादियों ने क्लियर मैसेज दिया है जिसे डिकोड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज स्कूल में आतंकी हमले को अंजाम देने की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF ने ली है। TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद अस्तित्व में आया। TRF कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी है जिसके पीछे पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है। कश्मीर में लश्कर और हिजबुल पर नकेल कसने के बाद पाकिस्तान ने TRF को खड़ा किया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हिजबुल, जैश, लश्कर और अल बद्र जैसे आतंकी संगठन अब TRF की मदद करते हैं। यानी ये संगठन इस वक्त कश्मीर में सभी पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का प्लेटफॉर्म है और कश्मीर में आम नागरिकों की किलिंग का ठेका उसे पाकिस्तानी सेना और ISI ने दिया है। पार में जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान में बैठी उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं ताकि कश्मीर को नुकसान में रखा जाए। कश्मीर में जो बढ़ते हुए अमन के जो कदम हैं उनको रोका जा सके। मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग कश्मीर में रहने वाले इस साजिश को नाकाम करेंगे। हम लोग मिलकर इसमें काम करेंगे। इन दरिंदे पाकिस्तानी आतंकवादियों को इस जघन्य अपराध की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कश्मीर में धारा 370 हटने का दर्द पाकिस्तान को सहन नहीं हो रहा, लेकिन दुनिया उसे भाव नहीं दे रही। ऐसे में पाकिस्तान ने कश्मीर को नफरत की आग में सुलगाने का जो प्लान बनाया है, हालिया आतंकी घटनाएं उसकी बानगी भर हैं। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्याएं की गईं। छुट्टी पर घर गए सेना और पुलिस के जवानों की आतंकियों ने टारगेट किलिंग की। गैर मुस्लिम सरपंचों को निशाना बनाया गया। बीजेपी नेताओं पर हमले तेज हुए। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट भी दावा करते हैं कि अब आतंकियों की हिट लिस्ट में कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरी टॉप पर हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए कश्मीरी पंडित बिंद्रू की बेटी ने दिया है। Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. Makhalnal Bindru will be alive in the spirit. And Mr. who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate. Have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. कश्मीर में पाकिस्तान और आतंकवादियों की ये नई खूनी साजिश है जिसे कश्मीर को समझना होगा
उससे बचना होगा और आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम भी करना होगा। सुरक्षा बलों को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादी फिर दोबारा कश्मीर में खूनी खेल को अंजाम न देने पाए। गृह मंत्रालय ने भी यहाँ पे हाई लेवल मीटिंग की, जहां पे अमित शाह ने सिक्योरिटी फोर्सेस, एनएसए अजीत डोवाल से लेकर सीआरपीएफ और बीएसएफ के डीजी इसमें मौजूद थे, आईबी चीफ भी थे और रॉ चीफ भी थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब भी अलर्ट जारी है कि किसी तरह से बीजेपी अपनी पार्टी और कई ऐसी पार्टीज पर अटैक हो सकते हैं, लेकिन अब निशाना माइनॉरिटीज पर भी है और उनको सुरक्षा देना अब सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी बनती है, ताकि 1990 का दशक दोबारा दोहराया ना जाए। कैमरा पर्सन अशोक भनोट के साथ कमलजीत संधू, दिल्ली, आज तक। कश्मीर में पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकवादियों के मन में कश्मीरी पंडितों की मौजूदगी से मची चिढ़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसने अब उनकी टारगेट किलिंग शुरू कर दी है। वैसे 1990 के दशक के बाद से ही कश्मीरी पंडित आतंकवादियों के निशाने पर रहे। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार 15 मार्च 1989 से लेकर अब तक कश्मीर में 730 कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। तब से लेकर अब तक कश्मीर से 77,000 हिंदू और कश्मीरी पंडितों के परिवार यानी करीब 3 लाख लोग कश्मीर छोड़ चुके हैं। इस समय कश्मीर घाटी में 800 हिंदू और कश्मीरी पंडित परिवार रहते हैं। इसके अलावा कश्मीर घाटी में 3,565 प्रवासी हिंदू काम करते हैं। केंद्र सरकार के अनुसार 2019 में धारा 370 हटने के बाद से अब तक 9 कश्मीरी पंडितों को उनकी प्रॉपर्टी कश्मीर में वापस मिल चुकी है। धारा 370 हटने के बाद से अब तक कुल 520 प्रवासी कश्मीर लौटे हैं ताकि वो सरकारी योजना के तहत वहां नौकरी हासिल कर सके। और यही बात पाकिस्तान को रास नहीं आ रही, जो आतंकवादियों के जरिए कश्मीर में रहने वाले हिंदू, सिख और कश्मीरी पंडितों पर हमले करवा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि इसके पीछे कौन है। और इस समय जो बड़ी खबर इसके हिसाब से आ रही है वो ये कि जम्मू कश्मीर में शांति बिगाड़ने की ये बड़ी साजिश है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान के आतंकी इस हमले में शामिल हैं। सुरक्षा बलों को जो भनक अभी तक लगी है उसके अनुसार कुछ दिनों में हम ये उम्मीद भी करते हैं कि उन आतंकियों को ढेर कर दिया जाएगा। ये आतंकी जो हैं छोटे हथियारों से हमला करते हैं। नौकरी कर रहे कुछ युवा हमलों में शामिल हैं। लखीमपुर खीरी के चाहे कितने भी वीडियो सामने आ जाएं, पुलिस की कार्रवाई अपनी अलग रफ्तार से चल रही है। पुलिस की कार्रवाई में हो रही ढिलाई पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने आज यूपी सरकार से कहा है कि 1 दिन के अंदर जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, यानी इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी। आज जब सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल यही पूछा कि इस मामले में कितने आरोपी हैं और कितनी गिरफ्तारियां हुई। यूपी सरकार के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि तब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इस पर भी जवाब मांगा कि 8 लोगों की मौत के इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। देखा जाए तो फिलहाल यूपी सरकार ने एसआईटी और न्यायिक आयोग बनाया है और उन्हें भी अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। जब यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उसने संपूर्ण स्टेटस रिपोर्ट मांग ली, जो यूपी सरकार को कल देनी होगी। कोर्ट ने हिंसा में मारे गए एक व्यक्ति की मां की देखभाल करने के लिए यूपी सरकार को निर्देश दिए हैं। दरअसल बेटे की मौत के बाद बुजुर्ग मां की तबीयत खराब हो गई थी। हालांकि सुनवाई के कुछ घंटे बाद खबर आई कि पुलिस ने 2 आरोपियों से पूछताछ की है। इनके नाम आशीष पांडे और लव कुश हैं। दोनों उस दिन हुई हिंसा में घायल हुए थे। इसके अलावा अब केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को भी समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनके घर के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है। लखीमपुर में जिन 8 लोगों की मौत हुई उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए सबूत खंगाले जा रहे हैं। इस घटना पर रोशनी डालने वाला सबसे अहम वीडियो अब स्पष्ट रूप से सबके सामने आ गया है। इस समय लखीमपुर कांड में नेताओं के सियासी दौरों के वीडियोस की भी भीड़ है, लेकिन हम केस की जांच को आगे बढ़ाने वाले वीडियोस को ज्यादा महत्व देंगे। क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार है? ये कह पाना लीगली तो जब तक कोर्ट से उसका प्रोसेस ना हो जाए हम किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को फरार नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको पकड़ने की कोशिश जारी है।
लखीमपुर में थार एसयूवी से कुचले जाने के वीडियो का जो हिस्सा पहले सामने आया था उसने ही कई सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन अब जो पूरा वीडियो आया है 46 सेकंड के इस वीडियो में रसूख का प्रदर्शन करने वाला सायरन है और संवेदनाओं के ब्रेक फेल हैं। ये वीडियो जांच की कई परतें खोल सकता है, लेकिन इसके लिए पुलिस को इस वीडियो के एक एक फ्रेम में मौजूद किरदारों का अध्ययन करना होगा, तभी पूरा सच सामने आएगा। ये लखीमपुर खीरी का वो वीडियो है जिसकी हल्की सी झलक ने आपको बेचैन कर दिया था। ये उसी घटना की पहले से ज्यादा साफ तस्वीर है जिसमें चेहरे नजर आते हैं और चेहरों पर उभरी दहशत की लकीरें नजर आती हैं। 46 सेकंड का ये पूरा वीडियो इस घटना का ऐसा सबूत है जिसको नकारना संभव नहीं है। अब हम आपको इस वीडियो की वो बातें दिखाएंगे जो सिर्फ दर्शकों को ही नहीं, उन जांचकर्ताओं को भी देखनी चाहिए जिनसे उम्मीद की जा रही है कि वो इस घटना में मारे गए लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। आने वाली मौत की भनक भी नहीं थी। सड़क पर बेफिक्र जा रहे थे किसान। कोई शोर शराबा नहीं था या कोई नारेबाजी नहीं, इसीलिए सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। सायरन की आवाज जब तक समझ में आती तब तक एसयूवी बस एक कदम पीछे ही थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इस थार एसयूवी ने इंसानों को कुचला और आगे बढ़ गई। चलाने वाले ने यह भी नहीं सोचा कि जिन्हें वो गाड़ी से कुचल रहा है वो कोई निर्जीव वस्तु नहीं, इंसान है। थार गुजरी तो पीछे से फॉर्च्यूनर भी आगे बढ़ी और उसके बाद सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार भी। काफिला गुजरा तो सड़क पर लाशें, धूल का गुबार और चीख पुकार के अलावा कुछ नहीं था। 40 सेकंड के वीडियो के मात्र 10 सेकंड के हिस्से में तीनों गाड़ियों का कहर नजर आता है। गाड़ियों की रफ्तार कितनी तेज थी उसका अंदाजा वीडियो के इस हिस्से से लगाइए जिसमें पहली टक्कर हुई। इसके बाद जब गाड़ियां आगे बढ़ीं तो सड़क के किनारे नीचे की ओर लोग भाग रहे हैं। शायद टक्कर से कुछ लोग सड़क के किनारे गड्ढे में गिर गए थे। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में भीड़ का गुस्सा है। टक्कर के बाद जैसे ही कार रुकी, लोगों ने उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी। वीडियो में यह गुस्सा नजर आता है। ये वीडियो लखीमपुर कांड का सबसे अहम सबूत हो सकता है, बशर्ते पुलिस इस वीडियो के एक एक फ्रेम की जांच करे। लखनऊ से कुमार अभिषेक, आज तक। 3 अक्टूबर को घटना हुई। पिछले 3 दिन से इस घटना से जुड़े वीडियोस देश के तमाम मोबाइल फोन्स में घूम रहे हैं। वहीं यूपी पुलिस के अधिकारी अपने नंबरों पर जनता से वीडियोस मांगते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर इस मामले में पुलिस की जांच गोल चक्कर पर घूम रही है। गिरफ्तारी अभी दूर है और इंसाफ उससे भी दूर। चार दिन बीत गए, 8 मौतें हो गईं, 4 कुचले गए और 4 गुस्से की आग में झुलस गए। लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर आर्यभट्ट के आविष्कार शून्य के अलावा कुछ नहीं मिल पाया है। 3 दिन पहले से ही हादसे और हिंसा से जुड़े वीडियो आए तो पुलिस ध्यान मुद्रा में चली गई। जब दबाव बढ़ा तो वीडियो मंगवाने के लिए नंबर जारी कर दिए और साक्ष्य मिलते ही जांच शुरू करने की बात कही। हमने लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह से एक सीधा सा सवाल पूछा कि इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है। अभी तक क्या कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन, और अभी तक कहाँ क्या क्या सबूत मिल पाए हैं, क्या हो रहा है? देखिए, विवेचना को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपादित कराने के लिए एक अफसरों की कमेटी बनाई गई है जिसके द्वारा कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है। हमने एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर जारी करके जनता से अपील की थी कि वो हमें इस संबंध में जो भी साक्ष्य हों वो उपलब्ध कराएं। कुछ साक्ष्य हमारे पास आए हैं और जनता से हम आगे भी अपील करते हैं कि हम इस तरह के साक्ष्य उपलब्ध कराएं। तो कमेटी द्वारा सभी का तकनीकी परीक्षण करवा के विवेचना में उसको सम्मिलित किया जाएगा। विवेचना पारदर्शी, निष्पक्ष और संपादित, हिंदी भाषा के उत्कृष्ट शब्दों का चुनाव किया गया, लेकिन बात ऊपर से गुजर गई, कोई सीधा सरल अर्थ नहीं निकला।
लखीमपुर खीरी में हुई घटना की एफआईआर में आशीष मिश्रा पर हत्या की धारा 302 के साथ साथ लापरवाही से हुई दुर्घटना की मौत की धारा 304A भी लगाई गई है। आशीष मिश्रा से पूछताछ के लिए पुलिस ने उन्हें समन जारी किया है। यानी पुलिस को नहीं पता कि आशीष मिश्रा इस वक्त कहां हैं। जब आशीष मिश्रा के बारे में सवाल पूछा जाता है तो अधिकारियों के सोच विचार का टाइम बढ़ जाता है, चुप्पी फैल जाती है, जवाब संभल संभल कर आते हैं। क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार हैं? ये कह पाना लीगली तो जब तक कोर्ट से उसका प्रोसेस ना हो जाए हम किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को फरार नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको पकड़ने की कोशिश चले। लखीमपुर की घटना के सबसे अहम वीडियो में दिखी थार एसयूवी आशीष मिश्रा की है और एक पूछताछ में यह दावा भी हो चुका है कि काली फॉर्च्यूनर और सफेद स्कॉर्पियो कार कांग्रेस नेता अखिलेश दास के बेटे अंकित दास की है। भैया अखिलेश दास के भतीजे हैं। अंकित दास, अखिलेश दास के। अच्छा, लखनऊ वाले जी। वो यहाँ आए थे जी। उन्हीं की गाड़ी थी जी, फॉर्च्यूनर थी। वो गाड़ी में थे वो जी, तुम भी थे उसी गाड़ी में जी। लेकिन अभी तक इनसे पूछताछ नहीं हुई है। इस मामले में 6 सदस्यों वाली एसआईटी का गठन किया गया है। इसके अलावा एक न्यायिक जांच भी बैठाई गई है जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव करेंगे और अगले 2 महीने में इसकी रिपोर्ट देंगे। लखीमपुर खीरी से संतोष कुमार, समर श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और अब खबरदार में समय है आपको एक खुशखबरी देने का। आज दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को मान्यता मिल गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वैक्सीन को मान्यता दी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मलेरिया दुनिया की सबसे पुरानी और जानलेवा बीमारियों में से एक है जिसकी अब तक कोई एक वैक्सीन नहीं थी, लेकिन वैज्ञानिकों की 30 साल की लंबी मेहनत के बाद मलेरिया की वैक्सीन तैयार कर ली गई है। सही मायने में आज मलेरिया जैसी बीमारी पर विजय दिवस मनाने का दिन है। इस वैक्सीन का नाम है मॉस्क्विरिक्स, जिसे मेडिकल की भाषा में RTS भी कहा जाता है। ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड मलेरिया वैक्सीन है जिसे ब्रिटिश कंपनी ग्लैक्सो ने बनाया है। इस वैक्सीन के आने से भारत सहित आधी दुनिया ने राहत की सांस ली है, क्योंकि 2020 में आई वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार 2019 में पूरी दुनिया में मलेरिया से 22 करोड़ 90 लाख लोग संक्रमित हुए थे और इनमें से 4,09,000 मरीजों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 2,74,000 बच्चे थे जिनकी उम्र 5 साल से कम थी। भारत में 2019 में मलेरिया के 3,38,000 केस आए थे और इनमें से 77 लोगों की मौत हुई थी। पिछले 5 सालों में भारत में मलेरिया से सबसे ज्यादा 384 मौतें 2015 में हुई थी। यानी जिस मच्छर को आप बहुत हल्के में लेते हैं वो असल मायने में बहुत भारी पड़ रहा है। वैसे भारत मलेरिया से हजारों वर्षों से लड़ रहा है। आयुर्वेद के सबसे प्रामाणिक ग्रंथों में से एक चरक संहिता में भी मलेरिया पर पूरा अध्याय लिखा गया है। आयुर्वेद में मलेरिया का जिक्र विषम ज्वर के रूप में मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की कई बड़ी हस्तियों की मौत मलेरिया से हुई है। इनमें एक नाम खोजी यात्री वास्को ड गामा का भी है, जिसे भारत में आने वाला पहला यूरोपियन यात्री कहा जाता है। आजादी के समय भारत की 33 करोड़ की आबादी में से 7.5 करोड़ लोग मलेरिया से पीड़ित थे। इसीलिए 1953 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके बाद 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम आया। अस्पतालों से लेकर नगरपालिका तक मलेरिया विभाग और अधिकारी नियुक्त किए गए। करोड़ों रुपए का फंड इस पर खर्च किया गया, लेकिन मलेरिया कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। देश की अलग अलग सरकारों में मलेरिया की योजनाओं का नामकरण संस्कार चलता रहा, लेकिन मलेरिया मुक्त भारत अब तक नहीं बन पाया। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि भारत में मच्छर भगाने वाले स्प्रे, कॉयल मैट्स और क्रीम का बाजार 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और WHO के अनुसार दुनिया भर की सरकारों ने मिलकर 2019 में 20,000 करोड़ रुपए का फंड मलेरिया से लड़ने के लिए बनाया है। मच्छर से सभी परेशान रहते हैं। अब उम्मीद है कि मलेरिया की यह नई वैक्सीन इस बीमारी को हराने वाली साबित होगी। ये वैक्सीन किस तरह मलेरिया को आउट कर देगी, ये जानने के लिए हमारी रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। वो मच्छर जिसने पूरी दुनिया में लगातार तबाही मचाई, वो मच्छर जिसने लाशों के ढेर लगा दिए, वो मच्छर जो 100 से ज्यादा देशों में मोस्ट वांटेड है।
वो अब बेअसर होने वाला है क्योंकि दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन आ चुकी है। इस वैक्सीन के लगने के बाद मच्छर काटेगा तो सही, लेकिन उसका मलेरिया वाला असर बेअसर हो जाएगा। मच्छरों के 460 प्रजातियों में से करीब 100 ऐसी हैं जो इंसानों में मलेरिया का संक्रमण फैला सकती हैं। मच्छर के काटने के बाद शरीर में पैरासाइट, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपैरम संक्रमण फैलता है, लेकिन नई वैक्सीन लगने के बाद आपके शरीर में मलेरिया संक्रमण का असर बेहद कम हो जाएगा और मरीज गंभीर स्थिति में पहुंचने से बच जाएगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये वैक्सीन लगने के बाद मलेरिया से लड़ने की क्षमता करीब 77% हो जाएगी। उम्मीद है कि इस वैक्सीन के आने के बाद मलेरिया से होने वाली मौतें रोकी जा सकेंगी। ये भारत सहित दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लिए एक अच्छी खबर है। I started my career as a malaria researcher and I longed for the day that we would have an effective vaccine against this ancient and terrible disease. And today is that day, an historic day. आपको जानकर हैरानी होगी कि मलेरिया का कारगर इलाज ढूंढने की कोशिश पिछले 80 साल से चल रही है और करीब 60 साल से वैक्सीन डेवलपमेंट पर रिसर्च जारी है। लेकिन 80 के दशक में ये बात सामने आई कि मलेरिया के मच्छर के प्रोटीन से वैक्सीन बनाई जा सकती है। तब से अब तक लगातार कोशिश जारी थी, लेकिन 2019 में कई दौर के ट्रायल के बाद ही साफ हो पाया कि मलेरिया की वैक्सीन कारगर है, जिसे अब मान्यता मिल चुकी है। ये वैक्सीन मलेरिया से जान बचाने की दिशा में एक शुरुआत भर है, क्योंकि अभी इस वैक्सीन के कई और संस्करण आने बाकी हैं, क्योंकि जैसे जैसे शरीर में मलेरिया का स्वरूप बदलेगा, वैसे वैसे वैक्सीन का रूप भी बदलना होगा।